लर्न रिच लैब में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कक्षा 7 की किताब है अतीत और परंपरा की समझ भाग 2। आज हम लोग इसी किताब से चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दिख रहा होगा बेमेल शब्द को खोज कर लिखो। तो 1 का क है मोहम्मद गौरी, मिनहाज उल सिराज, सुल्तान महमूद, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद, बख्तियार खिलजी। तो इनमें ऑड कौन है? मिनहाज उल सिराज। तो देखिए प्रश्न ऊपर दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। आप लोग ऑप्शन के साथ नीचे उसका उत्तर जिस क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम में लिख लीजिएगा। जैसे सेकंड है नाडु, चोल, ऊर, नगरम। इसमें ऑड कौन है? चोल। वैसे ही उदंतीपुरी, विक्रमशील, नालंदा, जगदल, लखनौती। इसमें ऑड कौन है? लखनौती। तो ऐसे जितने भी हैं यहाँ देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। और इस तरफ ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण। 15 प्रश्न दिए हुए हैं। आप लोग इन 15 प्रश्न का उत्तर अच्छे से सुंदर से कॉपी में लिख लीजिएगा एक लाइन से। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। नीचे प्रश्न संख्या 2 में है, नीचे दी गई कथनों के साथ नीचे की कौन सी व्याख्या सटीक बैठती है, खोजकर लिखो। तो ये आपका पहला कथन दिया हुआ है, उसके साथ 3 व्याख्याएं दी गई हैं। जो सही व्याख्या है यानी जो व्याख्या कथन की पुष्टि करता है उस व्याख्या का उत्तर हम लिखेंगे। जैसे मैं पहला पढ़ता हूँ, हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर को केंद्रित कर इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। ये कथन है कि हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर को केंद्रित करके इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया था। तो इसके लिए कौन सी व्याख्या सटीक बैठ रही है? तो सबसे सटीक व्याख्या आपका व्याख्या नंबर 1। व्याख्या नंबर 1 क्या है? हजरत मोहम्मद ने मक्का के निवासियों को और अधिक एकता के सूत्र में बांधना चाहा था। ये इसका सही उत्तर है। तो इसका क्या हो जाएगा? व्याख्या नंबर 1। वैसे ही दूसरा कथन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने किस लिए किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्या नंबर 2। वे भारत का शासक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। उनका मकसद खिलाफत हिंसा नहीं बढ़ाना था, बल्कि खिलाफत का हिस्सा नहीं बनाना था। और दूसरा वो भारत को लूटना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इस पे शासन करना चाहते थे। वैसे ही तीसरा कथन क्या है? बंगाल की अर्थव्यवस्था पाल सेन युग में कृषि पर निर्भर था। इसमें सही व्याख्या क्या है? सही व्याख्या है 3 नंबर। पाल सेन युग के शासक कृषकों द्वारा फसल पर कर लेते थे, इसीलिए बंगाल के प्रधान अर्थव्यवस्था पाल सेन युग में कृषि थी। ऐसे ही करके 3-3 व्याख्याएं दी गई हैं और आपको क्रम से बताना है कि कौन सी व्याख्या सही है। आप इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा और सही व्याख्या को ही लिखिएगा। पहले कथन लिखिएगा, फिर उत्तर लिखकर जो सही व्याख्या है वो व्याख्या लिखिएगा। आप देखिए नीचे उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर में क का व्याख्या नंबर 1, ख का व्याख्या नंबर 2, ग का व्याख्या नंबर 3, घ का व्याख्या नंबर 1, अंग का व्याख्या नंबर 2, फिर नीचे च का व्याख्या नंबर 1, छ का व्याख्या नंबर 3। तो आप लोग कथन ऊपर लिखिएगा और व्याख्या उसके नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। देखिए 30 से 50 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। तो पहला ही प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद ने भारत में लूटी धन संपत्ति का प्रयोग किस तरह किया था? उसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने भारत से लूटी धन संपत्ति को अपने राज्य में अच्छे कार्यों के लिए खर्च किया था। उन्होंने गजनी एवं दूसरे शहरों में प्रासाद, मस्जिद, ग्रंथागार, बगीचा,
जलाशय, नाला एवं आमुदरिया नदी पर बांध बनाने को कहा जाता था का निर्माण करवाया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया जहां शिक्षकों का वेतन तथा छात्रों की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई थी। तो यानी वो यहाँ से पैसा लूट के ले जाते थे, लेकिन अपने देश के विकास कार्यों में वो खर्च करते थे। वैसे ही 900 और 1100 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में वाणिज्यिक उन्नति क्यों हुआ था, उसका उत्तर भी उसके नीचे लिखा हुआ है। आप लोग खूब सुंदर सजा के लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत में 900-1100 ईस्वी के बीच व्यापार वाणिज्य में उन्नति दिखाई देती है। विभिन्न लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय विभिन्न व्यापारिक संगठनों में आपसी सहयोग था। ये संगठन विभिन्न मंदिरों को जमीन दान करते थे। मंदिरों को केंद्रित कर लोगों की बस्तियां बस जाती थीं। यानी वो लोग आपस में मेलजोल और प्रेम या एकता पे काफ़ी भरोसा करते थे। यही कारण है कि भारत में वाणिज्यिक उन्नति हो गई थी। ऐसे ही करके आपको ये 2 प्रश्न लिखने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, पाल और सेन युग की बंगाल में कौन कौन सी फसलें पैदा होती थीं? उन फसलों में किन फसलों की खेती आज भी की जाती है? तो आप लोग संभल के और खूब सुंदर से सजा के लिख लीजिएगा। पाल एवं सेन युग की प्रधान फसलें थी धान, सरसों, कपास, रुई, पान, सुपारी, इलायची, महुआ इत्यादि। चौथा प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सेन ने राज दरबार के सहयोग साहित्यिक विचार विमर्श का परिचय दीजिए। पहले राजा लोग साहित्यिक विचार विमर्श करते थे और उसी के माध्यम से वो ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते थे। तो आप लोग उसका उत्तर भी खूब सुंदर से रोक के वीडियो देख के लिख लीजिएगा। हड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एवं इस्लाम के संपर्क के विषय में क्या जानते हैं? हजरत मोहम्मद का परिचय है। आप लोग हजरत मोहम्मद के नाम से परिचित हैं ही। देखिए उनके ऊपर भी है कि हजरत मोहम्मद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हजरत मोहम्मद का जन्म अनुमानतः 570 ईस्वी में हुआ था। आज से लगभग कितने साल पहले हो गए? 2026 अभी चल रहा है, तो अनुमानतः 1500 साल पहले लगभग। फिर उनके बारे में भी है, हजरत मोहम्मद कुरैशी उपजाति के व्यक्ति थे और उनके बारे में पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। खलीफा के बारे में भी है। बंगाल में तुर्क शासन कब एवं किस प्रकार स्थापित हुआ? ब्रह्मोदय व्यवस्था किसे कहा जाता था? पाल सेन युग की जमीन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पाल सेन युग की कर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 13, पाल सेन युग में बंगाल में गृह उद्योग की क्या स्थिति थी? वैसे ही प्रश्न संख्या 14 है, 700 से 1200 ईस्वी के बीच बंगाल के साहित्यिक का वर्णन कीजिए। चक्रपाणि दत्त का संक्षिप्त परिचय देना है। चर्यापद से क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चर्यापद, बार बार इसके बारे में पूछा गया। प्राचीन भारत के स्तूपों का वर्णन कीजिए। भारतीय एवं इस्लामी संस्कृति के मेल की व्याख्या कीजिए। और अंतिम प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, चोल शासन काल में कृषि की उन्नति का क्या कारण था? मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दूंगा, आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। अभी आप लोग उतने बड़े उत्तर लिखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही पढ़ेंगे और परीक्षा में भी यही ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चन मैं दूंगा। तो आप लोग ये जितने प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे व्याख्या कर रहा हूँ या जितने प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बस उतना ही आप लोगों को तैयार करना है। उन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में आएगा। तो आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से सुंदर ढंग से कॉपी पे लिख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।